हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 11 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ पीआईबी और द हिंदू में कौन कौन सी घटनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी जो पहली आज घटना है वो है मंत्रिपरिषद को लेकर। आज आप जब मंत्रिपरिषद को यहाँ कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपने एम लक्ष्मीकांत में भी इतना डेप्थ में और इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट को चेंज किया है। तो प्रश्न ये बन जाता है कि आखिरकार मंत्रिपरिषद होती क्या है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 74 में इसको बताया गया है, अर्थात एक तरीके से संविधान में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियों का मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य मंत्री और दूसरा उप मंत्री। क्लियर, ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। कैबिनेट को आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है, जो कि बड़े डिसीजन लेता है। बाकी जो राज्य मंत्री हैं इनको बड़े डिसीजन लेने की उतनी परमिशन नहीं होती। कैबिनेट में आप मोटे तौर पर 3 लोगों को रख सकते हो, हालांकि 4 को रखा जाता है बट आप 3 को रख सकते हो। स्वयं प्राइम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए और होम मिनिस्टर हो गए। क्लियर, इन लोगों को रखा जाता है मेनली। ठीक है, कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत के फर्स्ट जो उप प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो ये राजनीतिक कारणों से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। जैसे कि हम अपने यहाँ उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं ना, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, सॉरी एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे आप दिल्ली में देखते होंगे, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये वास्तव में एक तरीके से पॉलिटिकल विल या कहें कि पॉलिटिकल इच्छा होती है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, मंत्री जो भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ध्यान देना, मंत्री जो भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। जैसे आपको अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ की न्यायिक समीक्षा करने में सक्षम है, बट मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को न्यायिक समीक्षा से परे माना गया है। परे वर्ड हमेशा यूज किया जाता है। परे का मतलब होता है कि नहीं की जा सकती या उससे बहुत दूर है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आएगा, सर न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी बात, कुछ भी या कोई भी प्रोविज़न जिसको पारित किया गया है तो उसमें ये चेक करना क्या इसमें संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, क्या संविधान के बेसिक स्पिरिट का तो उल्लंघन नहीं हुआ है, उसकी जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा में। जैसे न्यायिक समीक्षा में आप जांच किस चीज़ की कर सकते हो? दल बदल कानून की कर सकता है न्यायिक समीक्षा, यानी कि सब कुछ कर सकता है न्यायिक समीक्षा, सिवाय परिसीमन आयोग को छोड़कर, सिवाय मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने को, सिवाय जब यूपीएससी, ठीक है ध्यान देना, जब यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है तो भी आप उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। ठीक है, उनकी न्यायिक समीक्षाएं नहीं हो सकती। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसा देगा। कैसे? आपको यहाँ पे दे देगा कि मंत्रिपरिषद में संसद की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। संसद नहीं, लोकसभा, यानी कि उस सदन के 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 543 मेंबर हैं, हालांकि 545 मानिए आप। ठीक है, 545 या 545 ही मानिए, 545 का 15% करेंगे तो कितने मिनिस्टर आएंगे आपके? लगभग 3 यहाँ पे हो गए, 10 आपके यहाँ पे गए, तो लगभग 37 मिनिस्टर के आसपास। ठीक है, यानी कि 35 से 37 मिनिस्टर आपके यहाँ पे कैबिनेट में आ सकते हैं या मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। इतनी बातें समझ के इतने ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 माह तक किसी भी व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं भी है उसे भी हम मिनिस्टर बना सकते हैं। आपके दिमाग में आया होगा, सर कोई एग्जाम्पल है? तो है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इस समय, एस जयशंकर प्रसाद सर,
एस जयशंकर प्रसाद सर की खास बात क्या थी? पहले वो आईएफएस थे, इंडिया के डिप्लोमेट्स थे, लेकिन उन्होंने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं, उनको डायरेक्ट ही उसी समय फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। जब फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया इंडिया का, तो आप बताइए इनको मिनिस्टर बनने के लिए 6 माह तक इंतजार करना पड़ेगा ना। तो 6 माह बाद फिर चुनाव हुआ था एक सीट पे, वहाँ पे इनको जिताया गया, जीत गए, ठीक है, और जीतने के बाद मिनिस्टर बने रहे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना सदस्य के संसद के 6 माह तक मिनिस्टर बना रह सकता है। यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्नों को पूछती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लेकर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा देता है कि संघीय व्यवस्था का खास लक्षण है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गलत कराएगा, क्या दे देगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आएगी, राष्ट्रपति भी आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि नहीं। या फिर आपको दे देगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती, तो आप कहेंगे नहीं। या आपको दे देगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, या लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, या प्रधानमंत्री के प्रति, मतलब खुराफात की हद भी होती है, इतने सारे क्वेश्चन बना देगी। तो आपको एक ही चीज याद रखना है भाई, मंत्रिपरिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बाकी किसी के प्रति नहीं होती, और ये संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकता है। ध्यान देना, राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी मंत्री को नहीं हटाएगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको सलाह नहीं करेगा तब तक नहीं हटा सकता, ठीक है। मंत्रिपरिषद में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी निहित है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई गलत कृत्य किया, तो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल होगा और बाकी भी, यानी कि सामूहिक उसको बोलते हैं जब सब होंगे, खुद का मतलब केवल अकेला होगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सामूहिक के साथ साथ इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी बात की जाती है। अगला आर्टिकल है हमारा टाइटन व एनसीलेड्स का। एनसीलेड्स क्या है? एनसीलेड्स एक तरीके से शनि ग्रह का चंद्रमा है। ये शनि ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, सैटर्न, ठीक है। टाइटन में क्या है कि मीथेन की हमें जानकारी मिली है। एनसीलेड्स में पता चला है कि वहाँ पे एक तरल महासागर है। हालांकि ये खोज का विषय है, अभी हमें इस पे डेप्थ में नहीं जाना है। इम्पोर्टेंट है शनि ग्रह। शनि ग्रह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें 2-3 पता होनी चाहिए कि सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से 6ठे स्थान पर है। इस लाइन पे कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों कंफ्यूजन हो सकती है? अभी हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर को देखिए फिर आप समझिए, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। ये सन के चारों ओर सभी के सभी प्लैनेट देखिए मूव कर रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं, ये सभी के सभी प्लैनेट मूव कर रहे हैं। अब 1 मिनट हम इसको पॉज करते हैं थोड़ा। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमने पॉज किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो है ना, ये है बुध। ध्यान देना, ये हमारा जो है ये है बुध, ये है हमारा शुक्र, ये है पृथ्वी। क्लियर? आप समझ गए ना, इस ऑर्बिट में पृथ्वी, और ये जो तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है, ये तीसरा ऑर्बिट, ये जो टहला, ये मंगल ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। आपको पता चला, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर क्या आता है आप बताइए? ये बृहस्पति, और ये आपका शनि, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है यहाँ पे कि बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, ठीक है, यूरेनस और आपका लास्ट में, ठीक है। प्लेटो को हालांकि नहीं माना जाता है, उसको मैं नहीं ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है। यानी कि सूर्य के बाद 1 2 3 4 5 छठा है, छठा ये सर्कल दिख रहा शनि का। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, समझ गए? इसीलिए हमने आपको दिखाया, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। आप में से जिन बच्चों ने हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की होगी, उसमें साइंस टेक में हमने सोलर सिस्टम को ऑर्बिट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रिवाइज कर लें,
मन अगर रिवाइज करने का नहीं है तो डोंट वेरी, बी हैप्पी। हम आपको 15 अगस्त से फिर से उन्हीं सारी सीरीज को क्विक रिवीजन काफ़ी अच्छे मोड में और कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए, इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। आप देख रहे हैं कैसे सारे के सारे प्लेनेट एक तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, क्लियर। आपने ऐसी इमेज शायद कभी रेयर देखी होगी लाइफ में, ठीक है। तो आपको पता है श्रेया इस अकेडमी टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करती है, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। गैनीमेड, गैनीमेड क्या है? ये बृहस्पति का एक उपग्रह है। अब आप हमें दो चीज़ों का आंसर दे दें, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है, उसका नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आपके इस चीज़ का इंतजार करेंगे, क्लियर। चलिए अब एक बात और यहाँ पे बता दें, हाँ वो बता देना चाहते हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, ठीक है। तो ये याद रखना आप, हालांकि हमने आगे कहीं पे आपको पढ़ाया भी है डीमोस और फोबोस, ठीक है। तो आपको मंगल के पता चल गए, बृहस्पति के पता चल गए, शनि के पता चल गए। अब इन लोगों से आप दोस्ती कर लो, फिर तो आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा आर्टिकल है कृषि अवसंरचना कोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूपीएससी की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2020 में कोविड-19 के दौरान इसकी शुरुआत हुई। आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई, गलत हो जाएगा। 2002 में इसकी शुरुआत हुई, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जो कृषि नीति है 1991 में हुई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। पर्पस क्या है इसका? पर्पस इसका ये है कि फसल के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, और जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर एसेट्स हैं या कहें कि सामुदायिक जो कृषि परिसंपत्तियां हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनके लिए कई सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि मध्यम लंबी अवधि के जो ऋण हैं उनकी वित्त पोषण की सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके। आपको लगा होगा सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से बता देते हैं। सिंपल तरीका क्या है? ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमने इस कोर्स का निर्माण इसलिए किया है कि जो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक पोजीशन देखने को मिल रही, कमी देखने को मिल रही, उस कमी को दूर करना, कमी को दूर करने के लिए हम उसमें निवेश करेंगे, और जब हम निवेश करेंगे तो जो निवेश होगा ये ऋण के रूप में होगा, और इस ऋण से उन किसानों को, उन संपत्तियों को, उनके जो मालिक होते हैं उनको काफ़ी मदद मिल सकेगी। समझ गए? एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है भारत सरकार की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें खास बात कि इसकी अवधि 2032 और 2033 तक है। सोचो 12 से 13 वर्षों की ये स्कीम है, तो आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि इसकी अवधि अगले 5 वर्षों तक है, 6 वर्षों तक है, तो आप कहेंगे नहीं बाबूजी इतना भी झूठ मत बोलो, ठीक है। तो आप बता देंगे कि साहब ये 12 वर्ष तक है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसके पात्र कौन हैं? तो इसके पात्र हैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो फर्स्ट जो प्राइमरी एग्रीकल्चर को जो ऋण प्रोवाइड कराती हैं, जो कमेटी हैं उनको, विपणन सहकारी समितियां जो कि सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो, किसान उत्पादक संगठन वो, स्वयं सहायता समूह, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी वेलफेयर एंटिटीज़ हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे कृषि उद्यमी हों, स्थानीय निकाय हों, स्टार्टअप्स हों, पीपीई हों, ठीक है, इन सब को प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? वित्तीय सहायता किस तरीके की होगी? वित्तीय सहायता कुछ ऐसी होगी कि पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी कि सर किसान को 1 लाख करोड़ रुपए कैसे दिया जाएगा? तो मैंने कब कहा किसान को दिया जा रहा है? मैंने आपको अभी बताया ना, स्थानीय निकाय को, कृषि उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूहों को, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री को, बड़े बड़े प्रोड्यूसर को, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाएगा, बड़े बड़े कार्टेल को दिया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना, करोड़ का लोन तो देंगे, लेकिन खास बात क्या है कि अगर आप इसका पुनर्भुगतान 6 माह में कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। अधिकतम 2 वर्ष तक आपको इसका करना होता है, ठीक है। और जब आप इसका 2 वर्ष में कर देते हैं तो ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक, मान लीजिए आपने अगर 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो सरकार उसमें 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्वेंशन देगी, ठीक है। ध्यान देना, प्रति वर्ष है, प्रति माह नहीं है। मतलब 2 करोड़ का आप अगर लोन लेंगे तो सरकार ने मान लीजिए 2 वर्ष तक आपने लिया तो 6% जो 2 करोड़ का होगा
ब्याज, ठीक है, वो सरकार पे कर देगी। ठीक है, अधिकतम 7 वर्षों तक इसकी मान्यता रखी गई है, मतलब सरकार अधिकतम 7 वर्षों तक ये 3% की दर से आपका पैसा पे करती रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूज हो जाओगे आप फिर से। ये जो प्रोविजन है 2 वर्ष का, ये है 1 लाख करोड़ वालों के लिए। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये है 2 करोड़ रुपए की सीमा वालों के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें समझ जाना। 2 करोड़ पे सरकार 7 वर्ष देगी, इससे ऊपर वालों पर सरकार नहीं देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 करोड़ की सीमा तक यहाँ पे कहा गया। इतनी बातें समझ गए। उम्मीद है आज के आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 12 जुलाई के करंट अफेयर के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।